सीजन की शुरुआत वू नामी बच्ची से होती है। डॉक्टर वू के डैड ग्वेंग को बताते हैं कि वू को ऑटिज्म है। तभी इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है, तो शायद ये जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगी। ये खबर सुन के ग्वेंग उदास घर लौट रहा था। तभी उन्हें उनका संग की पड़ोसी रोक के अपनी बीवी से अफेयर होने का इल्जाम लगाकर लड़ने लगता है। ये देख घबराई हुई वू तेजी से बोलने लगती है, तो ग्वेंग उसको तोते की तरह बोलता देख चौंक जाता है। ग्वेंग के पूछने पर वो बताती है कि ये उसने बुक से सीखा है। अब हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो बड़ी हो चुकी है। इसके कमरे में हर जगह वेल्स है, क्योंकि इसको वेल्स से बहुत लगाव है। आज ऑफिस में वू का पहला दिन है। ग्वेंग को वू पे बहुत फख्र है, क्योंकि उनकी बेटी वहाँ की पहली ऑटिस्टिक अटॉर्नी बन रही है। ऑफिस में एंटर होते ही वू को जून टकराता है, जो वू को सीनियर मायोंग के रूम तक ले जाता है। मायोंग के सामने वो बहुत अजीब तरह से अपना तारुफ करवाती है, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से वो अटक अटक के बोलती है। मायोंग चीफ हैंड से रिक्वेस्ट करके वू की नौकरी कंफर्म करवा देता है और वू को उसका पहला केस देता है, जो एक औरत की लड़ाई के दौरान अपने हस्बैंड के सर पे स्त्री मारने की वजह से कातिलाना हमले का केस है। उसका हस्बैंड वही पड़ोसी था जिसने ग्वेंग पे वू के बचपन में आरोप लगाया था। जब वो कोर्ट रूम में आती है तब लोग उसका मजाक बनाते हैं, मगर उसकी काबिलियत देख चौंक जाते हैं और अपनी अक्लमंदी से वो केस जीत के उस औरत को आजाद भी करवा देती है। अब वो और उसकी टीम के पास एक और केस आता है, जिसमें एक ब्राइड की शादी के दौरान सबके सामने उसका ड्रेस अटक के खुल गया था, जिसकी वजह से उसकी इज्जत खराब हो गई। लड़की के डैड किंग उस होटल पे केस करने आए थे, जबकि वो होटल उनके इन लॉज का था। किम के मुताबिक ये एक बनी बनाई साजिश थी, ताकि उसकी बेटी बदनाम हो और शादी कैंसिल हो जाए। इस केस को सॉल्व करने के लिए जून और सू अंडरकवर कपल बनकर उसी होटल जाते हैं, लेकिन उधर सू का पेट खराब हो जाता है, तो उसकी जगह वू को ही जून की फियांसी की एक्टिंग करना पड़ती है। उधर वो किसी को कहता सुन लेती है कि एक एम्प्लॉय को इस हादसे के बाद जॉब से निकाल दिया गया। सब उस एम्प्लॉय को ढूंढते हैं। फिर वो कोर्ट में आकर सब सच बता देती है कि ये हादसा जानबूझ के करवाया गया था, क्योंकि ये शादी बस बिजनेस की वजह से थी। किम काफी लालची इंसान है, उसने अपनी बेटी की मर्जी के बगैर उसका रिश्ता कर दिया था। लड़की खुद जज को सब बता देती है कि वो एक दूसरे लड़के को पसंद करती थी और उसे शादी में देख चौंक गई। तभी शायद ये इंसिडेंट हुआ। केस से फारिग होकर सारी टीम साथ एंजॉय करती है और सब वू की तारीफ करते हैं। वू को नेक्स्ट केस एक ऑटिस्टिक लड़के का मिलता है, जिसने अपने छोटे भाई के ऊपर बैठ के उसको मार दिया। ऑटिस्टिक होने के बावजूद उसको कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। वो उसको ऑफिस बुलवाती है, तो वो लड़का अपनी दुनिया में गुम था। वो घर जाकर ग्वेंग से अपने बचपन का पूछती है कि ग्वेंग ने उसको ऑटिस्टिक होने के बावजूद कैसे पाला, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ग्वेंग बताता है कि वो को उसकी फेवरेट चीजों से हैंडल करता था। अब वो को आइडिया था, वो उस लड़के को बुलाकर उसका फेवरेट गाना गाती है। फिर वो मजे से इनसे बातें करने लगता है। वो और जून उसके घर जाते हैं। पड़ी हुई रस्सी और दूसरी चीजों से इनको मालूम पड़ जाता है कि छोटा भाई वैसे भी अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ था। अब जब ये उसके पेरेंट्स सुनते हैं तो वो गुस्से से केस को बंद करने का कहते हैं, क्योंकि ऐसे इनकी ही बदनामी होगी। लेकिन फिर केस को आगे बढ़ाने के लिए एक शर्त रखते हैं कि कोर्ट में वो की जगह कोई और वकील लड़ेगा। सच का पता तो वो लगाती है और उस लड़के को रिहा कर दिया जाता है, मगर सब वो बेचारी को सराहने के बजाय नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब वो को तकलीफ देता है। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार करने लगती है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग उसको उसकी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि उसकी बीमारी पे जानते थे। वो रेजिग्नेशन लेटर मायूं को देकर अपने डैड के रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड डोंग मदद मांगने आती है, जिसके फादर को उनके ही भाइयों ने उल्लू बनाया और जितने जायदाद के पैसे देने चाहिए थे उससे 1000 गुना कम देकर जान छुड़ा ली। ऊपर से सारा टैक्स भी डोंग के फादर पे पड़ गया, जिसके बाद वो कर्जे में चले गए। वो मायूं को डोंग का केस लेने का कहती है, मगर मायूं झट से ये कहकर मना कर देता है कि उसका केस वो को लड़ना चाहिए और बताता है कि उसने वो का लेटर आगे नहीं भेजा, तो वो अभी भी अटॉर्नी है। वो डोंग के साथ केस पे काम करने के लिए विलेज जाती है। रास्ते में उसको स्कूल डेज याद आते हैं, जब सब उसे अलग होने पर बुली करते थे। तब डोंग ने आगे बढ़कर उसको बचाया और अपना दोस्त बनाया था। विलेज में इनको एक गवाह मिल जाता है। डोंग जून से वो के साथ बीच पे टाइम स्पेंड करने का कहती है, क्योंकि वो जान गई है कि जून को उस पे क्रश है। दोनों बीच पे व्हेल्स और डॉल्फिन्स की बातें करते हुए टहलते हैं। कोर्ट में वो गवाह झूठ बोलकर मुकर जाता है, क्योंकि दोनों भाइयों ने उस गवाह को खरीद लिया था। इसके बाद वो को उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। वो प्लान बनाकर डोंग और उसके फादर को अपने भाइयों से पिटवाते हैं। फिर कोर्ट में डोंग और उसके फादर की हालत देख जायदाद को सब में बराबर से बांट दिया जाता है और इस तरह से इनकी जीत हो जाती है। जून वो को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस में बहुत बड़ी व्हेल की पेंटिंग लगवाता है। ये देख वो बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ अटॉर्नी की चीफ हैन ग्वेंग से बात कर रही होती है। फिर हैन वो की पिक्चर देख के उसको अपनी मॉम की कॉपी बुलाती है, लेकिन वो की मॉम कौन है ये हम नहीं जानते। वो को एक नए केस के लिए मिन के साथ काम करना पड़ता है। दरअसल मिन और वो दोनों ही ऑफिस में 1 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इनमें से जिसने
1 साल में अपनी जगह अच्छे से बना ली तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। तो इस केस में दोनों में काफी कंपटीशन रहता है। मिन वू को बहुत नीचा दिखाता है। ये केस 2 कंपनीज के बीच का होता है जो एक दूसरे पे टेक्नोलॉजीज चुराने का इल्जाम लगा रही थी। मिन चालाकी से स्यू को कहता है कि जून उसको पसंद करता है। फिर स्यू बहुत शर्मा जाती है क्योंकि वो भी जून को छुप छुप के देखा करती थी। उधर मिन वू को भी यही बात बताता है कि जून ने ड्रंक होकर स्यू से अपनी कन्फेशन कर दी, जबकि कन्फेशन वू के लिए थी। वो बड़ी मासूमियत में स्यू और जून को साथ देख रही होती है। वू को अपनी अकल से शक होता है कि उसके ही क्लाइंट गलत है। मिन जून के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए वू को एबनॉर्मल बुला रहा होता है। जून जानबूझ के उसको खूब पटकता है। मिन और वू के क्लाइंट्स केस जीत तो जाते हैं और सारे पैसे उनके पास आ जाते हैं, मगर बदकिस्मती से वही झूठे थे और चोर थे। अब वू को दूसरी कंपनी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो जून से भी यही बोलती है कि उसको इस बात का पछतावा हो रहा है कि गलत लोग जीत गए, मगर वो कुछ नहीं कर पाई। स्यू और वू काफी अच्छी दोस्तें होती हैं। दोनों मिलके एक नॉर्थ कोरियन औरत के केस को सॉल्व करते हैं। दरअसल वो औरत बस अपने पैसे लेने एक दूसरी औरत के घर गई थी जो हाथापाई में जख्मी हो गई थी। अब नॉर्थ कोरियन औरत पे हमले का इल्जाम है, मगर वो अपनी छोटी सी बेटी को तनहा छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसको इन हालात में देख वू को अपनी मॉम के बगैर गुजारा बचपन याद आ जाता है, क्योंकि उसको कभी अपनी मॉम का प्यार नहीं मिला। वू और स्यू ये बात पता लगा लेते हैं कि जिस डॉक्टर ने हमले की रिपोर्ट बनाई वो नॉर्थ कोरियन से नफरत करता था, जिसका मतलब वो रिपोर्ट फेक थी और हमला होने वाली औरत को उसका शौहर वैसे ही बुरी तरह पीटता था। तो ये जख्म नॉर्थ कोरियन औरत के दिए नहीं थे। कोर्ट में ये बात वो साबित कर देती है। इस तरह उस औरत की सजा ना होने के बराबर हो जाती है। वो और स्यू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक मॉल जाते हैं। वहाँ हमें एक अटर्नी टाई दिखाई जाती है जो लड़कियों के कपड़े देख रही थी। वर्कर के पूछने पर वो कहती है कि उसकी कोई बेटी नहीं, बस एक बेटा है। उधर वो टेढ़े मेढ़े सामान को सीधा करने लगती है, लेकिन सेम यही काम टाई को करता भी दिखाया जाता है। कुछ गांव वाले अटर्नी टीम के पास एक केस लेकर आते हैं जिसमें गवर्नमेंट गांव में से हाईवे का रास्ता बना रही थी जो उनके गांव को 2 हिस्सों में तोड़ देगी। पूरी टीम इस केस पे नॉलेज इकट्ठा करने लगती है। मायूंग ये केस लेने से मना करता है तो गांव वाले इनको एक बार गांव देखने का कहते हैं। सब वहां जाते हैं और गाड़ी में वो मिन की बात याद करके स्यू को जून के बगल में बिठा देती है। गाँव पहुँचकर वो फिसल के गिर जाती है। उसके कपड़े फट जाते हैं। जून बड़े प्यार से उसको अपनी जैकेट पहनाता है। वापस आकर सब इस केस पे काम करने लगते हैं। स्यू इस दौरान नोट कर लेती है कि जून काम के बहाने बस वू के इर्द गिर्द फिरता रहता है। स्यू ये बात जब वू को बताती है तो वो कहती है कि उस जैसी ऑटिस्टिक लड़की को कौन पसंद करेगा। स्यू उसको डांटती है। डोंग वू से कहती है कि अगर उसके दिल की धड़कन जून के करीब आने पर बढ़ जाती है तो इसका मतलब वो जून को लाइक करती है। केस की सुनवाई शुरू होती है। उस केस को वही खतरनाक अटॉर्नी टाई लड़ने आती है जिसके कॉन्फिडेंस को देख वो इम्प्रेस हो जाती है। फिर रात में वो टाई पे रिसर्च करती है तो ग्वांग उसको देख घबरा जाता है और हैन के पास जाकर वो को टाई से दूर रखने का कहता है। मिन ये जान जाता है कि वो को ग्वांग और हैन की दोस्ती की वजह से जॉब मिली। वो भड़क जाता है। स्यू जून के साथ वो की कार में बिठाकर ऑफिस भेज देती है ताकि दोनों साथ वक्त गुजारे। कार में वो जून को घूर घूर के देख के डोंग की बातें सोचने लगती है। फिर ऑफिस में जैसे ही जून वो के नजदीक आता है उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। मिन बस वो के पीछे पड़ा रहता है। स्यू उसको बेइज्जत करके बोलती है कि मिन को वो की कामयाबी खल रही है। वो को घर पे ग्वांग सच बता देता है कि उसकी जॉब ग्वांग की जान पहचान का नतीजा है। वो पागलों की तरह गुस्से में आ जाती है और घर से निकल जाती है और डोंग के घर आ जाती है। वो को ऑफिस में सब अजीब तरह से देखने लगते हैं। स्यू समझ जाती है कि ये मिन का काम है जिसने एक पोस्ट के जरिए सबको ये बात बता दी थी कि वो अपने बलबूते पे नहीं आई। स्यू वो से मिन को सबक सिखाने का कहती है। टाई गाँव वालों को पैसा खिलाने लगती है। फिर वो की स्किल्स देख उसको अपना कार्ड देकर साथ काम करने का कहती है। इतने में मिन भी वो को बुरा भला कहता है। वो घर आकर अपना सामान पैक कर भागने लगती है। तभी ग्वांग उसको रोकने के लिए एक राज बता देता है जिसको सुन के वो को झटका लगता है। वो ये कि टाई वो की मॉम है। वो चकरा के सीढ़ियों से गिर जाती है। हॉस्पिटल में ग्वांग उसको बता देता है कि क्लास डिफरेंस होने की वजह से उसको ब्रेकअप करना पड़ा था। टाई वो को अबॉर्ट करना चाहती थी, लेकिन ग्वांग ने इस शर्त पे उसे बचाया कि ये दोनों फिर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्वांग बहुत गरीब था। कोर्ट में वो को पता लग जाता है कि जज बिका हुआ है। फिर केस वो जीत जाती है और सड़क का काम रुक जाता है। टाई वो से इम्प्रेस होकर उसके पास आती है, लेकिन वो अब उसको सच बताकर साथ काम करने से मना कर देती है। टाई शॉक हो जाती है और उसकी आंखें अपनी बेटी को देख नम हो जाती
रही है। वू को पता लगाना था कि क्या जून उसे पसंद करता है। वो डोंग से मदद लेती है। डोंग वू को जून का अच्छे से ख्याल रखने का कहती है ताकि अगर जून के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हो तो झट से सामने आ जाए। जून लंच कर रहा होता है तो वो उसके लिए चेयर लाती है। कार का गेट खोलती है। जून हैरान हो जाता है कि इसको क्या हो गया। फिर आखिरकार उसे सब समझ आ जाता है। मिन मायोंग से वू को काम से निकालने का कहता है तो मायोंग भी अब उसका मुंह बंद करवा देता है क्योंकि मिन की वजह से बेचारी वू को एम्बैरेस होना पड़ा। एक और केस वू की वजह से अच्छे से सॉल्व हो जाता है। वो ऑफिस से निकल रही होती है तभी जून उसको पीछे से रोकता है और क्यूटली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाती है। उधर टाई ग्वांग से मिलने आती है। कोई रिपोर्टर चुपके से इनकी पिक्चर्स क्लिक करता है। वो ये बात डोंग को बताती है। डोंग उसे जवाब ना देने पर पागल बोलती है। ऑफिस में वो जून के केबिन में झांक रही होती है और फिर उसके हाथ पे हाथ रख देती है। ऑटिज्म की वजह से वो किसी के साथ भी 30 सेकंड से ज्यादा हाथ नहीं थाम सकती तो वो जून का हाथ क्यूटली थामती है। दोनों एक डेट पे जाते हैं। बीच में ही वो को केस के चक्कर में जाना पड़ता है। जून के दोस्त ड्रिंकिंग के दौरान वो को एबनॉर्मल कहते हैं और जून को किसी और को डेट करने का मशवरा देते हैं जिसपे जून को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त को पटक देता है। वो इस बार एक ऐसी लड़की की मदद कर रही होती है जो एबनॉर्मल होती है। उस लड़की में वो को अपनी शक्ल दिखती है। वो कहती है कि एबनॉर्मल लड़की से डेटिंग आसान नहीं। जून बोलता है कि वो जैसी है उसको बहुत पसंद है। फिर उसे नॉर्मल कहते हुए किस करता है। निम को वही रिपोर्टर आकर बताता है कि वो टाई की बेटी है जिसपे वो चौंक जाता है। फिर टाई और ग्वांग का सीन दिखाया जाता है कि उस दिन टाई ने आकर ग्वांग को खूब सुनाया था क्योंकि अब उसके करियर को अपनी ही बेटी से खतरा महसूस होने लगा था। टाई ग्वांग से वो को लेकर कहीं दूर जाने का बोलती है जिसपे वो उसको बेइज्जत करके भगा देता है। एक दूसरे केस पे काम करते हुए वो के सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसपे वो बुरी तरह से पैनिक करने लगती है। तब जून उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और हक करके शांत करवाता है। रात में जून वो को उसके घर ड्रॉप करने आता है और फिर उसको प्यार से किस करता है। इनको किस करते हुए ग्वांग देख लेता है। मिन टाई के पास जाकर उसका सीक्रेट एक्सपोज करने की धमकी देता है और खुद को जॉब पे रखने का बोलता है। टाई मिन से कहती है कि वो पहले वो को उसकी जॉब से हटवाए, बदले में टाई उसको जॉब पे रख लेगी। फिर मिन साजिश में लग जाता है। मायूं का पकड़ाया हुआ कैदी जेल से भाग जाता है। उसको लगता है जैसे किसी ने उस पे नजर रखी हुई हो। ग्वांग वो से कोई बॉयफ्रेंड होने का पूछता है। वो मासूमियत से मना तो कर देती है लेकिन वो को अंदाजा हो जाता है कि उसका भांडा फूट गया है। वो जून से कहती है कि उसके फादर ने उन्हें किस करता देख लिया था मगर वो ने उनको इनकार कर दिया। जून क्यूटली नाराज हो जाता है और वो के साथ बिताए हुए प्यारे लम्हों को याद दिलाते हुए अपने रिलेशनशिप को मजीद ना छुपाने का कहता है क्योंकि वो को बहुत जाने लगा है। मायूं को एक आदमी स्टॉक करने लगता है। वो भागता हुआ अपने ऑफिस को लॉक कर लेता है। इतने में उनके पास मैसेज आता है कि कैदी पकड़ा गया। वो सुकून की सांस लेता है मगर एकदम से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। मायूं हॉस्पिटल में बैठा होता है। फिर एक केस को सॉल्व करने के लिए सारी टीम को जीजो आइलैंड जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पे वो और जून डॉल्फिन्स की बातें करके स्माइल कर रहे होते हैं। जीजो आइलैंड पे सब एंजॉय करने लगते हैं और मायूं भी अपनी जिंदगी का बेस्ट वक्त गुजारने लगता है। जून वो को अपनी बहन से मिलवाने ले जाता है जिसको वो नॉर्मल नहीं लगती और ना उसे खुशी होती है। उसकी बात वो छुपके सुन लेती है और उदास हो जाती है जबकि जून फौरन अपनी बहन को सुनाता है। केस लड़ने के दौरान एकदम से मायूं नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में पता लगता है कि मायूं को कैंसर है जो उसने सबसे छुपाया ताकि किसी को तकलीफ ना हो। सब लोग मिलके मायूं को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। वो जून को बीच पे ब्रेकअप करने का कहती है। जून चौंक जाता है और उदास होकर ड्रिंकिंग करने लगता है मगर हमारी बच्चों जैसी वो दोस्तों के साथ फन कर रही होती है क्योंकि वो है ही ऐसी। वो जानबूझ के हर जगह जून को इग्नोर करने लगती है। जून को ये बात बर्दाश्त नहीं होती मगर वो बहुत जिद्दी होता है। मिन को अब ये बात समझ आ जाती है कि वो के खिलाफ जाना उसके लिए बस शर्म की बात होगी क्योंकि वो जैसी अटॉर्नी कहीं नहीं। वो अकेले बैठे कुछ सोच रही होती है। मायूं अपनी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। सब उसका खूब ख्याल रखते हैं क्योंकि उसकी सर्जरी कामयाब होने के ज्यादा आसार नहीं। ऑफिस में वो जून को देख के अपने बालों से मुंह छुपाने लगती है। सियो वो को डांटती है कि उसकी वजह से जून दुखी हो रहा है। मायूं का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। एक खतरनाक हैकिंग केस में वो को मायूं की जगह एक दूसरे बदतमीज अटॉर्नी के साथ काम करना पड़ता है जो उस पे चीखता रहता है। जून वो से रिश्ता तोड़ने पे नाराजगी का इजहार करता है। जून समझ जाता है कि वो ने छुपके जून की बहन को उसके बारे में बुरा भला कहते सुन लिया था। जून उससे माफी मांगता है मगर वो उसको इग्नोर करके भाग जाती है। एंड में हमें वो हैकर दिखाया जाता है जिसकी वजह से उधम मच गया। वो दरअसल टाई का अक्लमंद बेटा सैंग निकलता है। टाई सैंग से चुप रहने का कहती है मगर सैंग पहली बार अपनी बहन के पास आता है। सैंग वो को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता है जिसमें ये बात जाहिर हो जाती है कि सैंग से हैकिंग उसी कंपनी के सीईओ के दोस्त ने करवाई थी जो अब सीईओ बनकर बैठा है। सैंग के हैकर होने की खबर से टाई को मीडिया वाले घेर लेते हैं। वो सबसे सॉरी बोलती है और अपनी पोजीशन छोड़ देती है। मायूं भी बिल्कुल ठीक हो
हो जाता है। सब लोग खुशी खुशी पार्टी करते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जून की बहुत कोशिशों के बाद वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों में फिर से मोहब्बत का दिया जल जाता है। वो ग्वेंग को बताती है कि उसकी जॉब परमानेंट हो गई है। ग्वेंग को अपनी बेटी पे बहुत फख्र होता है क्योंकि अब वो अकेली नहीं रह गई। उसके दोस्त उसका काफी साथ देते हैं और उसको एक नॉर्मल बंदा कहते हैं। ऑफिस आकर वो जून को बताती है कि वो बहुत खुश है। जून उसको बड़े प्यार से स्माइल करता देखने लगता है। दोनों खुशी खुशी एक कपल की तरह रहने लगते हैं। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ ये बात साबित हो जाती है कि अच्छे इंसान की हमेशा जीत होती है, भले उसके रास्ते में कांटे बिछाने वाले 100 लोग ही क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।